नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भारत के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत बन चुके हैं और पद और गोपनीयता की शपथ लेते ही पद की शपथ लेते ही पदभार संभालते ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक जबरदस्त निर्णय लिया और वो निर्णय 5.35 करोड़ पेंडिंग केस जिससे हमारे देश की आम जनता त्रस्त है, जिससे लगभग 30 से 40 करोड़ लोग डायरेक्टली इंपैक्ट जिन पे पड़ता है और वो पर आखिरकार अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहला निर्णय फैसला अपनी तरफ से क्या कुछ के लेते हैं आपको दिखाएंगे, क्योंकि इससे सीधे तौर पर राहुल गांधी सोनिया गांधी बहुत बुरी तरह से फंस रहे हैं, क्योंकि पेंडिंग केसेज में राहुल सोनिया गांधी भी हैं जिनके कोर्ट केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के बावजूद भी फैसला ना आना, यही हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना है न्यायपालिका की, जहां 140 करोड़ लोग इस आस में है कि हमें न्याय तो कोर्ट से ही मिलेगा, लेकिन उस 140 करोड़ लोगों में लगभग 40 करोड़ लोग सीधे तौर पर उससे इंपैक्ट उनके ऊपर असर होता है। तो पूरी वीडियो देखिएगा, कैसा लगा ये फैसला उसके बारे में भी लिखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय जो संविधान की रक्षा का प्रतीक है, आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां उसके कंधों पर न केवल न्याय की धारा कहीं ना कहीं को बहना है, बल्कि करोड़ों नागरिकों की आकांक्षाओं को वो पूरा करना है। आज जब जस्टिस सूर्यकांत ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समक्ष शपथ ग्रहण की, तो एक मात्र औपचारिकता नहीं है, मतलब मात्र औपचारिकता नहीं है, यह एक ऐसा वादा था, एक ऐसा वादा जो लंबे समय से लटके पड़े करोड़ों मामलों को निपटान का। सुप्रीम कोर्ट में 90,352 मामले लंबित हैं, जिसमें 71,194 सिविल हैं और 19,158 आपराधिक मामले हैं। हाई कोर्ट में आंकड़ा 63,79,902 तक पहुंच गया है, जिसमें 84,68,629 सिविल हैं और 19,11,279 आपराधिक मामले हैं। कुल मिलाकर देश भर में अदालतों के 5.35 करोड़ केस जो हैं पेंडिंग है। यह एक ऐसी संख्या है जो न केवल न्यायिक प्रतिक्रिया कहीं न कहीं प्रक्रिया को कमजोरी की उजागर करती है, बल्कि आम आदमी के विश्वास को भी झकझोरती है। जस्टिस सूर्यकांत ने शपथ से पहले ही घोषणा कर दी थी कि उनका प्राथमिक लक्ष्य लंबित मामलों को कम करना होगा, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह निर्णय मात्र शब्दों तक सीमित रहेगा या वास्तव में सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक संरचना में बदलाव लाएगा। इस समस्या की जड़ें गहरी हैं। सुप्रीम कोर्ट का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था, तब भारत गणराज्य बना। शुरुआती वर्षों में जजों की संख्या 8 थी, जो अब बढ़कर 34 हो गई है। फिर भी फाइलिंग की दर निपटान से कहीं अधिक है। 2025 में सुप्रीम कोर्ट में 52,630 नए मामले दाखिल हुए, जबकि 46,309 का ही निपटान हुआ। यानी 11,000, या अगर बात करें इसमें कुल मिलाकर 6,000 के आसपास ये जो है वो केस पेंडिंग रहे, यानी कि 88% की दक्षता है। आखिर यह कमी क्यों? कारण स्पष्ट है, जजों की कमी, बुनियादी ढांचों की अपर्याप्तता और प्रक्रियात्मक जटिलताएं। नेशनल जुडिशरी डेटा ग्रिड के आंकड़ों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में 36,614 मामले एक साल कम के पुराने हैं, लेकिन 45,17,805 हाईकोर्ट मामले एक साल से अधिक लटके हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अकेले 10 लाख से अधिक मामले हैं, जबकि उत्तर प्रदेश और राजस्थान में प्रत्येक में लगभग 6 लाख हैं। यह स्थिति न केवल न्याय की गति को धीमा करती है, बल्कि आर्थिक और सामाजिक नुकसान भी पहुंचाती है। एक अध्ययन बताता है कि लंबित मामलों के कारण भारत को 1.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है हर वर्ष, क्योंकि निवेशकों के अनिश्चितता से बचते हैं। जस्टिस सूर्यकांत का आगमन इस संकट के बीच आया है। वे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रह चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के कई लैंडमार्क फैसलों में शामिल रहे हैं। उनकी नियुक्ति 30 अक्टूबर 2025 को हुई और 24 नवंबर को उन्होंने ली है। 15 महीने का इनका कार्यकाल है, जो 2025 तक रहेंगे, और 24 नवंबर को उन्होंने शपथ लिया है। और इस 15 महीने में जो रिटायरमेंट को फरवरी 2027 में होगा, उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की पूरी क्षमता का उपयोग किया जाएगा। लेकिन क्षमता क्या है? वर्तमान में मात्र 34 जज हैं, लेकिन प्रभावी संख्या अक्सर कम रहती है। छुट्टियां, बीमारी, अन्य कारणों से 2025 में जुलाई तक पेंडिंग 87,115 पहुंच गई, जो जून में से 1,911 अधिक थी।
सितंबर में यह 88,417 हो गई। यह वृद्धि सीजीआई बीआर गवई के कार्यकाल भी कहने बात करें भी जारी रही, जहां पेंडिंग 70,000 से अधिक और 78 तक कुछ ली। जस्टिस सूर्यकांत का वादा व्यक्तिगत स्तर पर भी है, वे पुराने मामलों को प्राथमिकता देने के, लेकिन क्या यह पर्याप्त है? सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में जो मलिक मत कमेटी की सिफारिश स्वीकार की, जो जजों की संख्या बढ़ाने और ई कोर्टिंग को मजबूत करने की बात करती है, फिर भी कार्यान्वयन धीमा है। अब बात करते हैं उन हाई प्रोफाइल मामलों की जो इस देरी की भेंट चढ़े हैं। नेशनल हेराल्ड केस इस ज्वलंत का उदाहरण है। यह मामला 2012 से लटका हुआ है, जब भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। आरोप था कि एसोसिएट जनरल लिमिटेड एजीएल, जो नेशनल हेराल्ड अखबार चलाती थी, को युवा कांग्रेस ने 90 लाख रुपए लोन से अधिग्रहित किया, लेकिन वास्तव में 2000 करोड़ की संपत्ति हस्तांतरित हुई। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। अप्रैल 2025 में ईडी ने सोनिया, राहुल को, सैम पित्रोदा, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे और अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। जुलाई 2025 में दिल्ली कोर्ट के चार्जशीट पर संज्ञान लेने का फैसला टाल दिया। सितंबर में ईडी के 2 महत्वपूर्ण दस्तावेज आरोपी पक्ष को सौंपने का निर्देश मिला, लेकिन आज नवंबर 2025 तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ। राहुल और सोनिया को नोटिस जारी हुए, लेकिन कई बार सुनवाई हुई, बार बार टलती रही। ईडी का कहना है कि आरोपी बनाना अभी जरूरी नहीं, लेकिन बाद में हो सकता है। यह देरी क्या दर्शाती है? सुप्रीम कोर्ट की अपीलें भी लटकी रही। 2023 में दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई को वैध ठहराया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती लंबित है। इसके पीछे वजह सिस्टमैटिक है। नेशनल हेराल्ड केस राजनीतिक रूप से संवेदनशील है, कांग्रेस की ऐतिहासिक संपत्ति पर सवाल है, लेकिन न्यायिक देरी सभी को प्रभावित करती है। सुप्रीम कोर्ट में आपराधिक मामलों में 21% हिस्सा है और हाई कोर्ट में बात भी 2025 में 1,80,000 से अधिक मामले 30 साल से पुराने हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने साहब कहा कि वे इन मामलों को प्राथमिकता देंगे, लेकिन नेशनल हेराल्ड जैसे केस जहां ईडी की जांच 2018 से चल रही है, क्या जल्दी फैसला संभव है? कोर्ट ने जुलाई 2025 में कहा कि ईडी के दावे नहीं बनाना अभी तक का मतलब में कहीं ना कहीं ये अभी तक के बाद में देखा, यह स्पष्टता आरोपी पक्ष को फायदा देती है, लेकिन न्याय की प्रक्रिया को कमजोर करती है। राहुल गांधी ने संसद में इस पर बहस की, लेकिन कोर्ट में उनकी चुप्पी बनी रही। सोनिया गांधी की स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए भी सुनवाई टली, लेकिन क्या यह पैटर्न है? अन्य केसों में जैसे 2G स्पेक्ट्रम, कोलगेट में भी वर्षों लगी। सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक चुनौतियां और गहरी है। जजों की नियुक्तियां कॉलेजियम सिस्टम से होती है, जो 1993 के दूसरे जजेस केस से चली आ रही है। 2025 में रिक्तियां भरी गई, लेकिन बैकलॉग बढ़ा। ई फाइलिंग 2020 में तेजी हुई, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच सीमित रही। नेशनल जुडिशरी डेटा ग्रिड ने पारदर्शिता लाई, लेकिन अपडेट्स में देरी की। जस्टिस कांत का फोकस डिजिटल फॉर्मेशन पर है। वो एआई का उपयोग केस मैनेजमेंट में देख रहे हैं, लेकिन क्या यह पर्याप्त है? 865 फास्ट ट्रैक कोर्ट 2025 में कार्यरत है, लेकिन एमपी एमएलए कोर्ट का आपराधिक केसों के लिए 10 है केवल। नेशनल हेराल्ड में राजनीतिक एंगल है, इसलिए प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ईडी के चार्जशीट में कहा गया कि एजीएल की संपत्तियां युवा कांग्रेस को हस्तांतरित कर दी गई, जो गैर कानूनी है, लेकिन कोर्ट का फैसला लटका है। इस देरी का प्रभाव आम नागरिक पर पड़ता है। कल्पना कीजिए, एक छोटा व्यापारी जो संपत्ति विवाद में फंसा है, उसका हाईकोर्ट में लटका, जबकि नेशनल हेराल्ड जैसे बड़े बड़े केस भी सुस्त पड़ जाते हैं। 2025 में सुप्रीम कोर्ट में ने 5,774 नए मामले रजिस्टर किए, लेकिन डिस्पोजल कम हुए। जस्टिस कांत ने शपथ के बाद कहा कि वे पुराने केसों को क्लियर करेंगे, लेकिन साक्ष्य जो हैं एनजेडीसी के डाटा दिखाता है कि सिविल केसों में देरी अधिक है। नेशनल हेराल्ड केस सिविल क्रिमिनल मिश्रित है। ईडी ने 15 अप्रैल 2025 को चार्जशीट फाइल की थी, लेकिन जज ने संज्ञान लेने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। यह प्रक्रिया पीएमएलए के तहत है, जहां ईडी की सत्ता मजबूत है, लेकिन कोर्ट की भूमिका जांच की वैधता जांचना जरूरी है। राहुल ने भी यह राजनीतिक प्रतिशोध कहा है, लेकिन ईडी के दस्तावेज जो हैं वो तथ्यों पर आधारित है। 90 लाख का लोन, 2000 करोड़ की वैल्यू, सुप्रीम कोर्ट को एक्सपोज करने मतलब ये नहीं कि हम किसी संस्था पर हमला कर रहे हैं, बल्कि ये कमजोरियों को उजागर करें ताकि सुधार हो। जस्टिस कांत का निर्णय दमदार है। वे सुप्रीम कोर्ट की बैठकों में प्राथमिकता सूची बनाएंगे, लेकिन नेशनल हेराल्ड पर भी जल्द फैसला आना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र के विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करते हैं।
तो देखते हैं आखिरकार एक कार्यकाल इनका तो काफी बड़ा है, 14 महीने का। 14 महीने के कार्यकाल में, क्योंकि पिछले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे बी आर गवई, उनको कार्यकाल बहुत छोटा था। ऐसे में 14 महीने के कार्यकाल में हम समझ सकते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नए सूर्यकांत कोई बड़ा फैसला जरूर लेंगे। बने रहे इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।